नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सस्ता तेल या महंगाई का खेल। और ये सवाल, ये शो इसलिए क्योंकि हम नए साल की अब बात कर रहे हैं और नए साल में एडिबल ऑयल सेक्टर का पूरा आउटलुक क्या है, इसी पर आज का ये हमारा खास शो है। और आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि 2023 में खाने के तेल के दाम बढ़ेंगे, घटेंगे, क्या होगा, डिमांड सप्लाई का सिचुएशन क्या होगा, किसानों के लिए कितना अच्छा साल रहेगा जो तिलहन के किसान हैं। और आज हम तिलहन इंडस्ट्री की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तिलहन इंडस्ट्री से करीब करीब 2 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ देश में तिलहन के किसान हैं। 2.25 लाख करोड़ का पूरा मार्केट साइज है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का। 10 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं तिलहन के कारोबार से, और इनडायरेक्टली तो आप गिन नहीं सकते क्योंकि आप देख लीजिए देश में कितना बड़ा रिटेल चेन है और बाकी के कारोबार हैं ऑयल के, तो उसकी गिनती तो करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन 10 लाख डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं जो ऑयल और ऑयल सीड के ट्रेड में, तो बहुत बड़ा मार्केट है एडिबल ऑयल का। और आपको याद होगा कि 2022 में एडिबल ऑयल के मार्केट में क्या खलबली मची थी जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ। दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मचा और भारत चूंकि एक बड़ा कंज्यूमर है, बड़ा बायर है, बड़ा इंपोर्टर है, लिहाजा हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीबी मेहता जो कि ईडी हैं एसईए के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, चेयरमैन हैं एपीओए के, और इनका बहुत सारा डेजिग्नेशन है अतुल जी का। फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं सी के, चीनी पर भी हम इनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई जी जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के और इमामी एग्रोटेक के सीईओ भी हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी चर्चा है और आज की शो में हमारे साथ 3 ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप इनको रेगुलर टीवी में देखते होंगे, बाकी अखबारों में इनके कोड को पढ़ते होंगे। मतलब आप समझिए कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री यही लोग चलाते हैं और ये लोग जो बोलते हैं वही होता है इंडस्ट्री में। तो इसीलिए इनकी बात बहुत मतलब अहमियत रखेगी और इनसे हम डिटेल में समझेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल मेहता जी आपसे, आज आप स्टूडियो में आए हैं सर, तो आपका पहला हक बनता है। तो आप जरा बताइए कि 2022 में तो हमने बहुत बहुत उतार चढ़ाव देखा इस इंडस्ट्री में, क्या 2023 में भी यही होने वाला है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। जो अभी इंटरनेशनल सिचुएशन है, वी आर यूज्ड टू विद यूक्रेन वॉर, वो तो ऐसा लगता है भाई चलता रहेगा। अभी इंडोनेशिया इज लर्न ए लेसन ऑफ बैनिंग द पाम ऑयल, तो मेरे ख्याल से मार्केट स्टेबल रहेगी और प्रोडक्शन भी बड़ा है। अगर आप देखें कि भी प्रोडक्शन ऑयल सीड की बड़ा है, ऑयल की अवेलेबिलिटी 7 मिलियन बढ़ने वाली पूरे साल में। तो ऐसा, और भाव देखें कि भी प्रोडक्शन ऑयल सीड की बड़ा है, ऑयल की अवेलेबिलिटी 7 मिलियन बढ़ने वाली पूरे साल में। तो ऐसा, और भाव जो लास्ट ईयर हाईएस्ट लेवल पे जो भाव थे उसे अभी आधे है, तो एक कंफर्ट लेवल पे है। और अभी लोकल में भी देखें तो सोयाबीन 5,700 में है, या तो मस्टर्ड 6,700 में क्विंटल है, विच इज अ कंफर्टेबल लेवल फॉर कंज्यूमर है और किसान। और इतना में चढ़ उतर इस साल में नहीं देखता नहीं है कि ज्यादा डिफरेंस होगा। मार्केट स्टेबल रहनी चाहिए अनलेस कोई इंटर से कोई आपत्ति आ जाए, या तो अर्जेंटीना का जो क्रॉप का भी नंबर आ रहा है काफी सोयाबीन का क्रॉप का डैमेज हुआ है, फिर भी ओवरऑल साउथ अमेरिका का क्रॉप ज्यादा है। पाम का प्रोडक्शन भी, पाम ऑयल का प्रोडक्शन भी और 3 मिलियन बढ़ रहा है, 80 मिलियन का प्रोडक्शन है, तो वो भी एक कंफर्ट लेवल है। 2-3 फैक्टर है, बायोडीजल में कितना यूज होगा। बायोडीजल में पहले लास्ट ईयर 50 मिलियन का यूज होगा, तो टोटल प्रोडक्शन जो है रफली अबाउट 250 मिलियन का वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन वर्ल्ड में है, उसमें 20% लगभग 50 मिलियन बायोडीजल में जाता था। ये साल जब फोरकास्ट दिख रहा है 56 मिलियन टन बायोडीजल में चला जाएगा। अच्छा, अगर ज्यादा बायोडीजल में गया तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग ए प्रेशर ऑन द प्राइस। या पर जहां तक इंडिया का सवाल है, वी आर सिटिंग ऑन ए बफर स्टॉक ऑफ 2.7 मिलियन टन। और जैसे इंपोर्ट नवंबर में भी देखा 15.5 लाख टन आया, दिसंबर का भी जो अंदाज है वो भी 15-16 लाख टन भी है। अच्छा, तो वी आर ऑन कंफर्टेबल लेवल पे है, सप्लाई चेन भी कंफर्टेबल है और गवर्नमेंट भी शांत है, कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं कर रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो धड़कन खाने के तेल ने 2022 में बढ़ाई थी, वो धड़कन 2023 में नहीं बढ़ा, खाने की तेल की वजह से नहीं बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि मार्केट स्टेबल रहेगा। लेकिन अतुल जी, आपसे बहुत उम्मीद है सर, आप चूंकि एशियन पाम ऑयल
एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और जब आप इतने बड़े एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं सर, तो पाम चूंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं और पाम ने बहुत उड़ाया है सर 2022 में। मतलब आप देखिए कि एक वक्त में 8,000 रिंगिट के ऊपर चला गया भाव, उसके बाद फिर बहुत तेज गिरावट आई। इंडोनेशिया ने जब बैन किया तो हमें लगा पता नहीं अब तेल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हमने बहुत कुछ देखा 2022 में। अब जरा आप बताइए सर कि अभी फिर से दाम बढ़ने लगे हैं, 3 महीने में 20-22% पाम के दाम बढ़ गए हैं। पाम से कुछ राहत मिलेगी सर नए साल में? आपको नए साल की पहले से मैं मुबारकबाद देता हूं। मेरा ये मानना है मृत्युंजय जी कि जो चाइना में ये जो कोविड के बाद ओपनिंग की है और कंट्री को खोला है, इससे डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी पाम की। और पाम और सोया का जो गैप हो गया था $400-450 का, वो मैं समझता हूं कि वो गैप कम होगा। वो गैप कम होगा, पाम ऊपर जाएगा और सोया को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि पाम काफी स्ट्रांग रह सकता है आने वाले दिनों में भी। और पाम आज भी सबसे ज्यादा कंपेटिटिव तेल हिंदुस्तान में पाम ही है, या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंपेटिटिव तेल पाम है। तो पाम की डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगी। और सबसे बड़ी जो फैक्टर रहेगा आने वाले दिनों में कि वो बाजारों को स्पाइक भी कर सकता है कि चाइना की जो इकोनॉमी खुल रही है ना, इससे ओवरऑल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स भी ऊपर हो सकता है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ, देखिए चाइना हो सकता है कि सोयाबीन में भी भयंकर खरीदारी करे। तो ये सब फैक्टर्स बाजारों को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, न कि स्टेबल रखें। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि प्राइजेस थोड़े बढ़ सकते हैं। ओ, मतलब आप तो बिल्कुल सर साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहत की उम्मीद ना करें, दाम यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब चूंकि दाम बढ़ेंगे तो सुधाकर जी तो बहुत खुश हो रहे होंगे। सुधाकर जी चूंकि तेल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुधाकर जी, आप जरा बताएं सर, आप लोगों की क्या तैयारी है, आप लोगों के पास ग्राउंड पर क्या फीडबैक है? और मैं चाहता हूं कि आप इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर की जगह कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ बात करें कि कंज्यूमर के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं 2023 में। थैंक यू जी, मृत्युंजय जी। आपने बताया इतना बड़ा इंडस्ट्री है तो नोबडी कैन एक्चुअली से व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बट जहां तक कि आपका सवाल है कि तेजी की वजह से क्या हम लोग खुश होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। देखिए, हमको तेजी आएगा मार्केट में तो ज्यादा दाम में तो खरीदना ही पड़ेगा। बट ब्रीफली, आई थिंक 2021 वाज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ईयर, क्योंकि प्राइसेस बढ़ा, पहले 25-30%, 40%, फिर 40-50% घट गया है। सो आई थिंक द पाम ऑयल, लाइक यू आर सेइंग, was the difficult thing to handle because of Indonesian ban वगैरह। बट आज के दिन में पाम ऑयल देखिए सोया से $400 सस्ता हो गया, ये $1,000 है, और करीब करीब $1,380-1,400 सोया है। तो आज के दिन में पाम का इतना इश्यूज नहीं है। बट यू नेवर नो, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स या कोविड सिचुएशन कैसे रहेगा, क्या कोई भी कंट्री फिर भी प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेगा जैसे इंडोनेशिया लिया था। बट एक चीज मैं खाली क्विकली 2 चीज बताना चाहता हूं कि ग्लोबली अगर देखा जाए, एक तो पाम सोया स्प्रेड इज वेरी सपोर्टिव टू पाम प्राइसेस। पाम ऑयल गैस ऑयल स्प्रेड is also break even, that is very favorable. Unless Brent crude falls, palm oil will not break. Indonesia is talking about B35, which means उनका जो डिमांड है बायोफ्यूल का 13.5 मिलियन टन हो जाएगा वर्सेस 11.5, मतलब 2 मिलियन इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जो है वो बायोफ्यूल में चले जाएगा। To my mind, these 3 global factors are quite bullish and supportive in the market. बेरिश की सिचुएशन में मैं तो ये बोलूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स, स्टैगफ्लेशन, कोविड सिचुएशन का सर्च की बातें, और सन ऑयल जो इंटरनेशनली डिमांड चाहता है, 2 पोर्ट्स ओपन हो गए हैं, सो यूक्रेन इज वेरी विलिंग टू सेल। इसी की वजह से सोया $60-70 सोया से कम हो गया। अच्छा। नॉर्मली ये $200-300 सोया से ऊपर रहता है। ये थोड़ा बेरिश फैक्टर्स है। तो फिर हम बात करेंगे इंडियन सिचुएशन। ठीक है, तो आप कह रहे कि हाँ, बट गोइंग इनटू द फर्स्ट क्वार्टर, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि प्राइसेस विल बी स्टेबल एंड गुड एंड एट ए इक्विटेबल प्राइस फॉर ऑल, फॉर द फार्मर्स, कंज्यूमर्स, प्लेयर्स, everybody. That's what I feel. And palm is going to be
slightly bullish. अच्छा, तो मतलब मेहता जी आपके दोनों साथी कह रहे हैं कि हालत ठीक नहीं है 2023 में। आप बेशक नए साल के मौके पर आप चाहते नहीं कि लोगों का मजा खराब हो, आप कह रहे हैं कि स्टेबल रहेंगे, लेकिन दोनों लोग कह रहे हैं कि दोनों एक्सपर्ट हैं। हाँ, मगर मैं थोड़ा फंडामेंटल पे जा रहा हूँ। जो अवेलेबिलिटी है काफी ऊपर है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लोकल में भी अभी लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लास्ट ईयर हमारा लोकल प्रोडक्शन 107 लाख का था। इस साल जैसे मस्टर्ड का क्रॉप दिख रहा है वो भी काफी प्रोडक्शन बढ़ाए गए, तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि लोकल प्रोडक्शन कम से 115 लाख टन तक पहुंच जाए। अच्छा, अगर हाँ लास्ट ईयर 107 के सामने 7 से 8 लाख टन ज्यादा होगा, क्योंकि इस बार सोयाबीन का क्रॉप जो हम लास्ट टाइम 105 है, इस साल 120 है। अच्छा, ग्राउंड नट का और 85 लाख का क्रॉप है ग्राउंड नट का, और मस्टर्ड जो लास्ट है 105 110 की जगह पे आई वॉन्ट बी सरप्राइज 120 से 125 लाख तक पहुंच जाए, क्योंकि एकरेज बढ़ा है। 90 लास्ट ईयर 92 लाख के सामने ऐसा लगता है ये साल 95 96 लाख तक एकरेज हो जाएगा, फिर फाइनल नंबर आएगा। और अब तक जो वेदर रिपोर्ट है वो वेरी कंफर्टेबल है, पॉजिटिव दिखा रहा है। हाँ, साथ में प्राइस कंफर्टेबल है, सबसॉइल मॉइस्चर है, और पानी भी है रिजॉल्व। कंफर्टेबल किसके लिए है सर प्राइस? नहीं क्रॉप के लिए नहीं, तो हमारे लिए नहीं, आज कंफर्टेबल है। मैं जो किसान की बात कर रहा हूँ, किसान को अच्छा 6,000 से 6,700 से हाँ, जो भाव मिल रहा है वो कंफर्टेबल लेवल पे है, तो डेफिनेटली ही विल यूज ऑल हिज अपॉर्चुनिटी। पानी देना है तो पानी देगा, खाद देना है तो खाद देगा, वो सोचेगा नहीं, क्योंकि उसके सामने मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है हाँ, कि मस्टर्ड का भी क्रॉप अच्छा होगा, तो ओवरऑल डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, प्लस वी आर सिटिंग ऑन द हाई स्टॉक। लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर दिसंबर में अपना स्टॉक था 16 लाख था, आज ये दिसंबर में 27 लाख का स्टॉक पे बैठे हैं। अच्छा, तो वो भी है। तो एटलीस्ट जैसे सुधाकर जी ने भी बोला फर्स्ट क्वार्टर विल बी कंफर्टेबल, आई फुल्ली एग्री, फर्स्ट क्वार्टर विल बी कंफर्टेबल। पाम में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ द बायोडीजल मैंडेट एंड अदर थिंग, पर ओवरऑल मेरे लगता है कि भाई ठीक रहेगा, कोई अलार्मिंग लेवल पर नहीं है। हाँ, 5-10% ऊपर जाए तो 5-10% नीचे जाए, एक अलग चीज है, वो तो होने वाला ही है। हाँ, एग्री कमोडिटी है, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। और इंटरनेशनल मार्केट भी ऐसी है, अगर कोई ताइवान का कुछ हो गया तो यहाँ तो कुछ हो गया, तो उसके वजह से मार्केट सकते हैं। और अभी चाइना की हाँ एक जरूर है जो अतुल जी ने बताया कि चाइना कोविड का जो डर था वो डर नहीं दिख रहा है, चाइना खुल रहा है, तो उसका वहां से भी डिमांड आ रही है। दैट विल पुट ए प्रेशर ऑन द प्राइस, बाइंग पे प्रेशर आएगा। अच्छा, पर इंडिया इज फुल्ली कवर्ड। ये साल 1 दिसंबर में भी कम से कम 10 लाख टन माल आ रहा है पाम ऑयल का, शायद 2.25 लाख टन सोयाबीन है, 2 लाख से ज्यादा सनफ्लावर आ रहा है। अच्छा, तो 15 से 15.5 लाख टन आ रहा है। नॉर्मली ये पीरियड जहां हमारा पूल क्रशिंग होता है, अच्छा, अभी 10-11 लाख से ज्यादा माल नहीं आता था, इसके सामने 15 लाख आ रहा है। 15 लाख आ रहा है, तो वो भी एक रीजन है। मतलब अब मेहता जी अपने आप में एक डेटा बैंक में देखिए, इनके सामने पूरा कंप्यूटर मतलब ये बिल्कुल मतलब इतना पढ़ते हैं कि हाथ से नोट करके पूरा डेटा इनके सामने अभी पड़ा हुआ है। तो अतुल जी, अब मेहता जी कह रहे हैं कि आप लोग खामखा डरा रहे हैं, सिचुएशन बहुत बेहतर है, इंडिया की सप्लाई को लेकर दिक्कत नहीं है। 27 लाख टन का स्टॉक पड़ा है कंपेयर टू 16 लाख टन लास्ट ईयर का। अभी भी इंपोर्ट बढ़ रहा है, मस्टर्ड का उत्पादन बढ़ने वाला है, सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये जो डोमेस्टिक फैक्टर है हमारे सप्लाई के, मस्टर्ड का उत्पादन बढ़ने वाला है, सोयाबीन का अच्छा हुआ है, 85 लाख टन अभी मेहता जी ने बताया कि ग्राउंडनट का है, इंपोर्ट हम बड़े पैमाने पर कर ही रहे हैं। तो क्या इंडिया में सर सिचुएशन ठीक है? अगर थोड़े बहुत 5-10% ऊपर नीचे हो तो अलग बात है, लेकिन क्या 2022 वाला सिचुएशन तो नहीं होगा ना सर कि 30-40% दाम एक झटके में बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा तो? आपको मैं एक चीज शेयर करूं, मेहता जी को हम लोग वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। बिल्कुल है सर, अभी तो सिटिंग एनसाइक्लोपीडिया बने हुए हैं, अपने सामने डेटा लेकर बैठे हैं। करेक्ट। जहां तक जो मेहता जी ने जितनी भी बातें बोली उन सबसे मैं सहमत हूं, पर एक ही चीज जो बहुत बड़ा फैक्टर है हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में, और हिंदुस्तान और चाइना के कंटेक्स्ट में ज्यादा रेलेवेंट है, कि हम लोगों की जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, इस साल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट 5% बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी। अगर पिछले साल अपना कंजम्पशन 22.5 मिलियन टन था हिंदुस्तान का, तो इस साल कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर ये 24 मिलियन टन के आसपास हो जाए। अच्छा। तो हमारा तो ये मानना है कि जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा हिंदुस्तान का, वो 1 मिलियन टन के आसपास, तो समझ लीजिए इंपोर्ट से होगा कवर, और बैलेंस होगा डोमेस्टिक क्रॉप से। मस्टर्ड की सोइंग अभी उसकी खबरें अच्छी हैं,
सोयाबीन की जहां तक सवाल है, मैं सोयाबीन को ऑयल सीड क्रॉप गिनता ही नहीं, मैं उसको प्रोटीन क्रॉप गिनता हूँ। अच्छा। सोयाबीन क्योंकि डोमेस्टिक से बहुत ज्यादा तेल नहीं मिलता अपने को, बट ग्राउंडनट भी एज एडिबल ऑयल अब ग्राउंडनट रह नहीं गया है, वो ज्यादा करके वो ड्राई फ्रूट होके रह गया, और काफी कुछ ग्राउंडनट कर्नल्स हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो जाते हैं हैंड पिक ईट के तरह। जैसे 6 से 7 लाख टन हिंदुस्तान से ग्राउंडनट कर्नल एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा। तो जो भी, हाँ, तो वो तो उसको अपने को ऑयल सीड पे गिनने का मैं समझता हूँ। आप देखिए ना, ग्राउंडनट कौन लोग खाते हैं आज की तारीख में? ठीक बात है। 2-3 लाख टन से ज्यादा तेल नहीं खाया जा रहा है हमारे यहाँ तो सरसों तेल के अलावा बाकी तेल को तेल माना ही नहीं जाता सर। एग्जैक्टली। तो सरसों की क्रॉप पर अच्छी दिख रही है। हाँ। जहां तक प्राइसेस का सवाल है, आप ये मान के चलिए कि जो प्राइसेस लेवल आज की तारीख में है, ये धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ सकता है। अच्छा, ठीक है। हिंदुस्तान के कंज्यूमर को जी अब भाव एक्सेप्टेबल हो गए हैं। मैं नहीं समझता कंज्यूमर को कोई तकलीफ है इन भावों में। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके सामने एक बड़ा कंज्यूमर बैठा है सर, जिसको बीच में तकलीफ होते रहती है, और इसलिए मैं सवाल भी पूछता रहता हूं आप लोगों से। लेकिन ठीक है, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। सुधाकर जी, एक छोटा सवाल आपसे, ये जो बात अभी अतुल जी कह रहे हैं कि 5% के आसपास जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, वो ऑयल की बढ़ सकती है 2023 में। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि उसके अगेंस्ट में सप्लाई का सिचुएशन क्या रहेगा? क्या सप्लाई भी हमारी कंपेयर टू 2022-2023 में बढ़ेगी सर? सुधाकर जी, आपको एक ट्रिक बताता हूं कि इंडिया का डिमांड अगर बढ़ेगा, क्योंकि दाम कमती हुआ है तभी तो बढ़ रहा है, तो आप जो बोल रहे कंज्यूमर को राहत मिलना है वो तो मिल गया। अच्छा। लेकिन एक मजे की बात यह है कि अगर इंडिया में इंपोर्ट्स इतना ज्यादा हो जाता है जैसे अभी हो रहा है, डिमांड की वजह से या बिल्डअप की वजह से जो भी है, उससे क्या है, इंटरनेशनल सप्लायर को भी राहत मिलती है। वो सोचता है कि अरे इंडिया इतना खरीद रहा है, तो उनका स्टॉक सिचुएशन भी कंफर्टेबल हो जाता है, कंफर्टेबल फॉर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उससे क्या है कि इफ इंडियन डिमांड आई एक्सपेक्ट to be continue to be good. I agree with Atul ji. But we have to see 3 things. One is soybean crush जो इंडिया में है, आज के दिन में पैरिटी में नहीं है, वो 1000 रुपीज नेगेटिव में है। Right. तो इसीलिए क्रश पे उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। नंबर 2, जो मस्टर्ड क्रॉप हम लोग बोल रहे हैं 10% ज्यादा बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट आएगा मार्च अप्रैल के बाद। सो नेक्स्ट क्वार्टर is very important. Port stocks are good, no doubt. But there is a compelling demand also behind it. Okay. ठीक है, तो ये आपने डिटेल में समझाया कि but not the least, you have to give me one more minute. इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं आता हूं सर, अभी ब्रेक के बाद भी मैं आता हूं सुधाकर जी, ब्रेक के बाद भी आऊंगा अभी आपके पास। तो आपने डिटेल में समझा दिया कि डिमांड कैसी रहेगी, सप्लाई कैसी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ना इधर उधर की कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर दाम बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, किस ऑयल के दाम क्या हो जाएंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी करिए। अब मेहता जी, एक सवाल मैं आपसे, छोटा सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि हम करीब 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं सर ईयरली ऑयल का। हाँ जी। और एक्सपोर्ट हम अगर ऑयल मिल को पूरा जोड़ लें, बाकी मस्टर्ड ऑयल मिल या बाकी जो कैस्टर का करते हैं, टोटल मेरे ख्याल से 50,000 करोड़ के आसपास। सही बात है। तो ये फिगर ऊपर नीचे मतलब उल्टा होगा क्या कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए, इंपोर्ट कम करें? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप इफ यू गो बैक 10 साल पहले, उस समय एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। अच्छा। लास्ट 10 साल में इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल बढ़ता रहा और एक्सपोर्ट अपना प्रैक्टिकली स्टैग्नेंट रहा है। जैसे आज हम इंपोर्ट एडिबल ऑयल का करते हैं, उसका कम से कम 1 लाख, अभी मैं एनुअल कर रहा हूँ, ये साल 1 लाख करोड़ होगा, उसे एक्सपोर्ट है। तो अगर ऑयल मिल का एक्सपोर्ट का कुछ 12,000 करोड़ का होगा, कैस्टर ऑयल एंड डेरिवेटिव का 10,000 करोड़ होगा, कैस्टर ऑयल सीड अनदर 12 करोड़ होगा, और बाकी का जो चीज लगा के कम से 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छी क्वांटिटी में एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, पर सामने जो तेल आ रहा है इतना महंगा और इतना ज्यादा आ रहा है, उसके वजह से आज हमारा सेक्टर नेगेटिव है। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। अच्छा। कब क्या हो सकता है कि भाई इधर से इंपोर्ट ऑफ एडिबल कब कम हो सकता है? जब भी अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिव बढ़े। तो उसके लिए तो आज 10-15 साल का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप इंपोर्ट जो आज 60% डिपेंडेंस है वो 15-20% पे लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते, उसके लिए विजन चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, और गवर्नमेंट को फंड का भी अलाउ करना चाहिए। हम 2-3 साल से बात कर रहे हैं कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, वास्तविक तो कहाँ है? तो वो एक जरूरी है कि 10,000 करोड़ रुपया पर एनम दीजिए। हाँ। आप
तो और उसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। क्यों, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। 1987 में हमारा प्रोडक्शन था 12 मिलियन टन का, 87 डिपेंडेंस काफी कम थी, तभी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स चालू हुआ था। हाँ। और 5 साल में 12 मिलियन से 22 मिलियन हो गया प्रोडक्ट। हाँ। और डिपेंडेंस कम होकर 3% ईयर हो गई थी। तो क्यों हम रिपीट नहीं करें? क्यों नहीं करें? अगर आज हम 30 मिलियन हेक्टर ऑयल सीड में है, हाँ। अगर 1 हेक्टर में हर साल 100 किलो बढ़े, 1000 किलो से 11, 12, 13, 15, 5 साल में आप 30 मिलियन का प्रोडक्शन है, 45 to 50 मिलियन तक प्रोडक्शन हो सकता है। हाँ। तो अपनी डिपेंडेंस कम होगी। अच्छा, होगी। वो प्रोग्राम लेके चलना चाहिए, फोकस प्रोग्राम। हाँ। 100 किलो पर हेक्टर बढ़ना चाहिए। अच्छा, आप कहें कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो ऑयल सीड मिशन है उसके ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं, हमने पहले किया भी है। अब अतुल जी, मैं डायरेक्टली आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, जो अभी फंडामेंटल की बात आप लोगों ने की, तो ऐसे में सर जो 3-4 मेजर ऑयल हैं, चाहे वो सोया तेल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, पाम ऑयल हो, सनफ्लावर हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारे ऑयल्स में से सबसे ज्यादा दाम किसके बढ़ने वाले हैं और सबसे कम किसके बढ़ने वाले हैं, तो क्या कहेंगे सर? मेरा मानना है कि अगर इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ेगा तो हाँ। वो पाम का बढ़ेगा। अच्छा। और सोयाबीन का बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी अभी कम दिखती है। तो ये जो गैप बन गया है बिटवीन सोया एंड पाम, ऑलमोस्ट $350 से $400 का, ये थोड़ा श्रिंक होना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा मेरा मानना है। ओके, ओके, तो ये आपकी राय है। लेकिन अब सुधाकर जी आप बताएं सर, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस तेल की कीमत पर पड़ने वाला है? मतलब ये कि किस तेल के दाम ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और सबसे कम इम्पैक्ट किस तेल पर पड़ने वाला है? मतलब ये कि किस तेल के दाम सबसे ज्यादा घटने वाले हैं या कम रहने वाले हैं? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा पाम ऑयल के अंदर, क्योंकि वो $400 सस्ता है कंपेयर टू एनी अदर ऑयल्स। आई थिंक इट विल ग्रेजुअली रिगल आउट ऑफ the excess stock pressure created by the Indonesian ban. मलेशिया का प्रोडक्शन साइकिल भी हम आगे प्रोजेक्ट करके देखेंगे, अप्रैल मई तक वो थोड़ा टाइट ही रहने वाला है। उसके बाद बात आएगा सन ऑयल का। सन ऑयल क्योंकि अननेचुरली $70-80 सस्ता है आज के दिन में, बिकॉज ऑफ टेम्पररी प्रेशर, मेरे ख्याल से वो बढ़ेगा। सोया विल बी द लास्ट वन टू गो अप। Palm oil, I expect nearly about 10 to 12% price potentially possible high in the next 1 quarter. लेकिन इसमें इंडिया, अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1, ये हम दोबारा आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अभी रिफाइंड पाम ऑयल जो अलाउ कर रहा है, वो 20% ऑफ पाम ऑयल इम्पोर्ट्स हो रहा है। मतलब 10 लाख टन अगर पाम आता है तो 2 लाख टन ओलिन आता है, रिफाइंड ओलिन। अगर वो उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देंगे, मतलब सीपीओ और ड्यूटी डिफरेंशियल को 7.5 से उसको बनाएंगे 20% फॉर एग्जांपल, वो इंडियन रिफाइनरीज के लिए अच्छा होगा। और अगर एनी ड्यूटी और एनी सेस दैट दे कैन पुट 4-5%, उससे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का फंडिंग सेल्फ सफिशिएंसी के थ्रू वो हो सकता है। वो एक इम्पोर्टेंट इशू रहेगा। अच्छा। दूसरा हम ये बोलना चाहते हैं कि टीआरक्यू जो गवर्नमेंट कर रहे थे अभी तक, उसका तो हो गया एक बार फेस, बट उसकी जरूरत नहीं है आज के दिन में। एंड नंबर 3, जो भी स्टॉक कंट्रोल तो निकल गया, डोमेस्टिक एक्सचेंजेस भी धीरे धीरे खुल सकता है। तो जो हाई प्राइस एनवायरनमेंट में 2022 में जो भी स्टेप्स लिए, उसको ग्रेजुअली 1 by 1 अनलॉक कर सकते हैं, तभी हम नया अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे। ओके, ये डिटेल में आपने बताया कि क्या क्या संभावनाएं हैं, दाम कितने बढ़ेंगे। और आज की इस चर्चा में जो तीनों एक्सपर्ट हैं, तीनों मतलब बात जो ये निकल कर आई, अगर आप एक लाइन में हेडलाइन अगर आप जानना चाहें तो 2023 में तेलों के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जो बात मेहता जी कह रहे हैं कि कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा, घटने की उम्मीद आप ना करें, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे उसकी संभावना भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन हाँ, सप्लाई के मोर्चे पर तीनों एक्सपर्ट की राय एक है, सप्लाई को लेकर हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। तो आप अगर कहीं से कोई गुमराह करने वाली खबर आपके पास आए कि सप्लाई को लेकर दिक्कत हो गई, आप उस पर यकीन ना करें। 3 इंडस्ट्री के दिग्गज को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि सप्लाई का सिचुएशन 2023 में नए साल में ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, सुधाकर जी आपका, अतुल जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि 2023 में तेलों के दाम क्या रहने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।